वज़ीर आज़म आज नई दिल्ली में रियासतों के वज़राए आला और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से करेंगे खिताब। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना और मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू का भी होगा खिताब। इंसाफ से मुतालिक चैलेंजों से निमटने के लिए काबिल रसाई इंसाफ पर होगी बातचीत। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के बादशाह वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा से किया दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का दौरा आज हो रहा है ख़त्म। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की मस्जिद में हुए धमाके में 10 अफराद जाँ बहक। खलीफा साहब मस्जिद में नमाज के बाद कल हुए धमाके में जख्मी अफराद को अस्पतालों में किया गया दाखिल। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा बुचा और मारियोपोल और दीगर मकामात पर रूसी हमलों के बावजूद वो व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए है तैयार। रूस ने पहली बार अपनी अबदोस क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के दिफाई ठिकानों पर किया हमला। जबरदस्त गर्मी और लू की जद में है शुमाली भारत। दिल्ली में गुज़िश्ता 72 साल में अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा औसतन दर्जा हरारत किया गया रिकॉर्ड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में एथलेटिक्स की 10,000 मीटर दौड़ में आरिफ अली ने जीता सोने का तमगा। पहली बार शामिल योग के सेमीफाइनल मुकाबले आज। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। हम नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह रियासतों के वज़राए आला और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसों की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से खिताब करेंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना और वज़ीर कानून और इंसाफ किरण रिजिजू भी विज्ञान भवन नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मुश्तरका कॉन्फ्रेंस आसान सहूलियात पर मबनी इंसाफ के ढांचे को मजबूत करने और निज़ाम इंसाफ को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए लाजमी इक़दामात पर तबादला ख्याल करने के लिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशल सेक्टर को एक मौका फराहम करेगी। इसी तरह की आखिरी कॉन्फ्रेंस साल 2016 में मुनक़िद हुई थी। इसके बाद से हुकूमत ने ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत बुनियादी ढांचे की सहूलियात को बेहतर बनाने के साथ साथ अदालती तरीक़ेकार में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इंजमाम के लिए कई इक़दाम किए हैं। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म लॉटी शेरिंग से मुलाकात की। दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत में मौजूदा आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों लीडरों ने भारत और भूटान के दरमियान दो तरफ़ा ताउन में होने वाली पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने तिब्बी इमदाद की 12वीं खेप भूटान के हवाले की। ये खेप भारत ने भूटान को कोविड वबा से बहाली के दौरान इमदाद के तौर पर फराहम की है। ख्याल रहे कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का भूटान का दौरा ख़त्म हो रहा है आज। और आइए अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की मुद्दत कार आज मुकम्मल हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय बड़ी फौज का अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया गया है। वो 29वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले ऑफिसर होंगे। जो आर्मी चीफ का ओहदा संभालेंगे वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की जगह लेंगे। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की 28 माह की मियाद 30 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। भारत के खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला की मुद्दत कार आज ख़त्म हो रही है। नेपाल में भारत के सफ़ीर विनय मोहन क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे। हर्षवर्धन श्रृंगला ने खारजा सेक्रेटरी की शक्ल में गुज़िश्ता 2 बरस में हर मास पर भारत का मजबूत मौक़िफ़ रखा है और खारजा पॉलिसी को एक नई सिमत देने का काम किया है। वहीं 1988 बैच के IFS विनय मोहन को क्वात्रा ने कई अहम ओहदों पर काम किया है।
दिल्ली में वाक़ई प्रधानमंत्री म्यूजियम में एक ही जगह पर मुल्क के तमाम वज़राए आज़म की सियासी तारीख और उनके दौरे हुकूमत में लिए गए फैसलों से मुतालिक मालूमात हासिल होती है। म्यूजियम के सिलसिले में मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म चंद्रशेखर के बेटे और रुकन पार्लियामेंट नीरज शेखर का कहना है कि एक नायाब म्यूजियम है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया कि अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर बेशतर साबिक़ वज़राए आज़म गैर बीजेपी के रहे हैं, फिर भी वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें इज्जत बख्शी। दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और वो एक ऐसा संग्रहालय है कि देश की आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हैं उस संग्रहालय में उनके राजनीतिक इतिहास को, उनकी एक राजनीतिक विचारधारा को उसमें जगह दी गई है। हमारे पास पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर जी इस समय मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस संग्रहालय को कि सभी प्रधानमंत्री की राजनीतिक विचारधारा एक छत के नीचे है? सबसे पहले हमें तो बहुत खुशी है मेरे पूरे परिवार को, और मेरा मानना है कि जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार हैं इससे बहुत खुश हैं। कुछ लोगों को कुछ हो सकता है आपत्ति हो, लेकिन अधिकांश पूर्व प्रधानमंत्री के सारे लोग इससे बहुत खुश हैं। और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि जो नई पीढ़ी है वो जान सकेगी कि सारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी से लेकर आदरणीय मोदी जी तक जितने भी प्रधानमंत्री हैं किस तरह उन्होंने देश के लिए काम किया, कि क्या उनकी जीवन था, केवल प्रधानमंत्री काल का नहीं, उससे पहले भी उन्होंने क्या किया, देश की किस विचारधारा से चले, सब कुछ इसमें दिखाया गया है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आने वाले जो हमारे नौजवान साथी हैं जिनको मैं खुद मानता हूं कि पिताजी प्रधानमंत्री बने थे 30 साल पहले, तो उनके बारे में जान सकेंगे। आज जो नए लोग हैं उनको गए हुए भी 15 साल हो गए, तो नए लोग नहीं जानते, लेकिन इस म्यूज़ियम के माध्यम से वो भी जान सकेंगे। दूसरा, एज ए पुत्र, मतलब आप सोचते भी होंगे कि पिता प्रधानमंत्री रहे और कहीं भी कोई म्यूज़ियम नहीं था, तो जब अब इस म्यूज़ियम में स्थान दिया गया है सभी प्रधानमंत्रियों को, आपके पिताजी के राजनीतिक इतिहास की भी उसमें चर्चा है, उस समय देश की किस तरह की परिस्थितियां थी उस समय भी उसमें जिक्र किया गया। तो एज ए पुत्र आप क्या सोचते हैं? ये तो मैं तो कह रहा हूँ ना, व्यक्तिगत रूप से मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनके देहांत के बाद दिल्ली में एक ऐसा संग्रहालय होगा जहाँ लोग आके देख सकेंगे उनकी विचारधारा, उन्होंने किस तरह काम किया, किस तरह पदयात्रा उन्होंने की, जो बड़ा अच्छी तरह दर्शाया गया है इस म्यूज़ियम में। जो उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक पदयात्रा की थी, किस तरह प्रधानमंत्री काल में अपने जिस विपरीत परिस्थिति में पूरा देश था, आर्थिक एक बहुत दुर्दशा थी देश की, उस परिस्थिति में कैसे उन्होंने देश को चलाया, ये आने वाली पीढ़ी जान सकेगी। क्योंकि मैं आज तक ही मानता हूँ कि कई लोगों को उस समय का जो सही चीज़ थी वो नहीं बताई गई है, और ये म्यूज़ियम से पता चलेगा। तो ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और मेरे पूरे परिवार, मैं तो एक व्यक्तिगत बात कहना चाहूँगा, मेरी छोटी बेटी ने अपने दादा को नहीं देखा है, अपने बाबा को नहीं देखा है। जब वो म्यूज़ियम में देखी तो उसके लिए एक बहुत खुशी का मौका था। मैं उसको ले गया था उस दिन। मेरी बड़ी बेटी ज़रूर उनसे मिली थी, वो भी 3-4 साल की थी जब उनका देहांत हो गया, लेकिन छोटी बेटी ने कभी उनको देखा ही नहीं। उनके देहांत के बाद वो पैदा, तो उसके लिए एक ऐसी बड़ी चीज़ है। तो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दिल्ली में वो भी 3 मूर्ति पे हमारे पिताजी का संग्रहालय होगा। ये मैं तो हमेशा इसके लिए प्रधानमंत्री का ऋणी रहूँगा। दूसरा, अगर सर देखें कि चाहे राजनीति के जो विद्यार्थी हों, खुद राजनीतिक लोग हों और इतिहास के भी जो शोधकर्ता हों, उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने उस दिन कई लोगों के भाषण में सुना कि सब लोगों ने अपनी जो उनके हस्तलिखित किताबें हैं उनके बारे में वो वहाँ जाके देख सकेंगे। मैं खुद मैंने कुछ चीज़ें दी हैं, लेकिन मुझे खुद अभी कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो पिताजी ने अपने रोज़ डायरी लिखते थे। तो कई चीज़ें हमारे पुराने कागज़ों में मिली हैं जो खुद अपने हाथों से लिखी है उन्होंने। मैंने बोला था उस दिन सपन दास गुप्ता जी से, क्योंकि वो भी इससे जुड़े हुए हैं, सहस्त्र बुद्धे जी से, जो कि मैं ये चीज़ें देना चाहूँगा। उन्होंने कहा बिल्कुल दीजिए, क्योंकि वो संग्रह भी कर रहे हैं ये सब चीज़ें। हम लोग के पास वो कितने दिन संभाल के रख सकेंगे, कागज़ है, हो सकता है ख़राब हो जाए।
वहाँ पर एक साइंटिफिक तरीके से सबको प्रिजर्व किया जा रहा है कि आने वाले जो हमारे लोग होंगे उनको पढ़ सकेंगे, उनसे जान सकेंगे पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो कई लोगों ने अपनी हस्तलिखित मैंने शायद सही सुना तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की भी हस्तलिखित के चीज़ें दी हैं उनके परिवार ने। तो सब चीज़ें जो संग्रह हुआ है, जो लोग पढ़ सकेंगे, जो जान सकेंगे, जो वास्तविकता उसको जान सकेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम इस दृष्टि से भी देखें कि देश विदेश के जो लोग दिल्ली आते हैं और दिल्ली में तमाम जगह पर घूमना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा डेस्टिनेशन होने जा रहा है ये। बिल्कुल, मैं वहाँ पर म्यूज़ियम भी है, प्लेनेटोरियम भी है और साउंड एक और शो है कुछ जो और मैं म्यूज़ियम जो है मैं उसके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। मेरे ख्याल से भारत देश में तो ऐसा और विश्व स्तर का ये म्यूज़ियम है, जितनी नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो मतलब आप अपने चहेते नेता के साथ अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं। ये एक नए जो बच्चे हैं उनके लिए भी है, मतलब जो इतिहासकार हैं या जो इतिहास को पढ़ते हैं उनके साथ साथ बच्चों के लिए भी वहाँ है कि वहाँ जाकर वो कुछ अच्छा उनको महसूस होगा। कई लोगों ने वहाँ फ़ोटो खिंचा रहे थे, मैं देख रहा था उस दिन। तो ये सारी चीज़ें और जिस तरह बनाया गया है, मैं सरकार को विशेषकर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी कि ऐसा एक जगह होनी चाहिए जहाँ विचारधारा से अलग उन्होंने यहाँ जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है उसको अलग रखा है, सबको वहाँ पे जोड़ा गया है, चाहे अलग विचारधारा। अटल जी को छोड़ के सारे लोग बीजेपी के विरोध विचारधारा के हैं, लेकिन फिर भी पूरा सबके लिए वहाँ पर दिया गया है, सबकी विचारधारा जो थी वही दर्शाई गई है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नीरज शेखर, जिनका कहना है कि एक अद्भुत संग्रहालय है और जो भी संग्रहालय में पहुँचेगा तमाम तरह की जानकारियाँ उनके सामने रहेंगी और एक ऐसा संग्रहालय जो विश्व स्तर का है और ख़ास तौर से जितने भी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी पूरी यादें उस संग्रहालय से जुड़ी हैं। एक राजनीतिक कह सकते हैं कि इतिहास उस संग्रहालय में देखने को मिलेगा। कैमरामैन आलोक के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस माह मुल्क में कोयले की पैदावार में 27.2% इजाफा हुआ है। कोयला वजारत ने कहा है कि कोल इंडिया ने 28 अप्रैल 2022 तक 496 मिलियन टन कोयले की पैदावार की है। पूरे महीने में कोयले की पैदावार 53 मिलियन टन होने की तवक्को है। CIL में कोयले का ज़ख़ीरा 56.7 MT और SCCL में 4.3 MT है। इस तरह कोयला कंपनियों के पास काफ़ी मकदार में कोयले का ज़ख़ीरा मौजूद है। वजारत ने कहा है कि कोल इंडिया पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रेलवे के साथ मिलकर पावर प्लांट्स को ज़्यादा ईंधन फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। और शुमाली भारत में गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुल्क की कई रियासतों में शदीद गर्मी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल दिल्ली में गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में येलो अलर्ट वार्निंग जारी की है। आइंदा 3 से 4 रोज़ तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान RK जनमनी ने कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की पेशकदमी की वजह से इन इलाकों में 2 मई से गरज के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के घोड़दी ब्लॉक के दयाधार जंगल में गुज़िश्ता 4 दिनों से आग लगी हुई है। महकमा जंगलात की टीम जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इसे बुझा नहीं सकी है। जंगलाती इलाके में कई मकामात पर आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। धुएं के गुब्बारे ने पूरे जंगलाती इलाके को अपनी जद में ले लिया है, जिससे बड़ी तादाद में दरख्तों को भी नुकसान पहुँचा है। आग से जंगल के जानवरों को भी नुकसान पहुँच रहा है। आलमी खबरों में अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए बम धमाके में कम से कम 10 अफराद की मौत हो गई और 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस बात का भी इम्कान है कि हलाकतें ज़्यादा हो सकती हैं। अभी तक किसी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। और रूसी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान एगोर कोनाशेंकोव ने जुमे को कहा है कि रूस ने कलबर्ग क्रूज़ मिसाइल्स के साथ यूक्रेनी फ़ौजी ठिकानों पर हमला करने के लिए बहर असवद में एक डीजल अबदोज का इस्तेमाल किया। वज़ारत ने सतह समुद्र पर मिसाइल दागने का फुटेज भी जारी किया है। फुटेज में क्रूज़ मिसाइलों को यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज के फ़ौजी बुनियादी ढांचे के खिलाफ बहर असवद से दागते हुए दिखाया गया है।
इस दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पोलैंड की मीडिया को बताया कि वो बोचा और मारिपोल और दीगर मकामात पर रूसी हमलों के बावजूद व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो सदर पुतिन से मुलाकात करना चाहते हैं क्योंकि रूस में वो तमाम फैसले तनहा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन के इलाकों में रूस की कार्रवाइयों से मज़ाकरात के टूटने का खतरा ज़्यादा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि बोचा और मारियोपोल के बाद लोग उन्हें मारना चाहते हैं। जब ऐसा रवैया होता है तो कुछ भी बोलना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी मौका है तो हमें बात करनी चाहिए। और पेंटागन तर्जुमान जॉन किर्बी ने जुमे को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेनी पर हमले के 2 माह के दौरान वहां वहशियाना मज़ालिम ढाने के इल्ज़ाम आयद किए हैं। यूक्रेन ने जुमे को तस्लीम किया कि उसे मशरक़ी हिस्से में रूस के हमले में भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन रूस को इससे भी कई ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं अमरीकी सदर जो बाइडन ने सीनेट में कांग्रेस से पुरजोर अपील की है कि वो यूक्रेन को $33 बिलियन की माली इमदाद फराहम करे ताकि वो इस हमले का मुकाबला कर सके। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बाइडन की मदद की पेशकश की तारीफ की। काबिल ज़िक्र है कि फरवरी से हमला शुरू होने के बाद से अब तक वाशिंगटन की तरफ से भेजी गई इमदाद से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा इमदाद की पेशकश है। दोनों जमातों के अराकीन ने कहा है कि वह इमरजेंसी फंडिंग की दरख्वास्त को जल्द मंजूर करना चाहते हैं। गुज़िश्ता माह यूक्रेन के शुमाल में हमले में नाकाम होने के बाद रूस अब 2 मशरक़ी सूबों पर मुकम्मल कब्जा करने के लिए कोशा है। A nation the size of Russia, with a nuclear arsenal that their size and capability, and a leader that's clearly as belligerent as Vladimir Putin, we have to take seriously the escalatory rhetoric that he and his leaders have been using lately. It would be as irresponsible as it is for him to use that rhetoric. It would be equally irresponsible for us not to take it seriously, and so we do. And we monitor the capabilities as best we can. If we have to make changes, we will. As I said, we have seen no reason to change our nuclear strategic deterrent posture at this time. और इस बीच रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा है कि रूस की लड़ाई नेटो से नहीं है। रूस की सरकारी खबरसां एजेंसी रिया के मुताबिक लावरोव ने कहा कि इस नौयत के तातुल से एटमी जंग का इम्कान बढ़ जाता है जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि रूस किसी को एटमी जंग की धमकी नहीं दे रहा है, लेकिन उन्होंने मगरबी ममालिक पर ऐसा करने का इल्ज़ाम लगाया। लावरोव ने कहा कि यूक्रेन जानबूझकर अमन मज़ाकरात में रुकावटें डाल रहा है। और आइए अब नज़र डालते हैं कोविड वबा की सूरत हाल पर। आलमी सतह पर कोविड-19 के केसेस 51 करोड़ 27 लाख से तजावुज़ कर गए हैं, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 46 करोड़ 66 लाख से तजावुज़ कर गई है। अब तक दुनिया भर में इस बीमारी की वजह से 62,58,000 से ज़ायद जाने जा चुकी हैं। कोविड से होने वाली अमवात में अमरीका सरफ़हरिस्त हैं। वहाँ इस बीमारी की 8 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा केस हैं, जबकि अमवात 10,20,000 से ज़्यादा हुई हैं। इस दौरान यूरोप का फ्रांस 2 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा केसेस के साथ कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। इसके बाद जर्मनी है जहां 2 करोड़ 47 लाख केस हैं, जबकि बरतानिया 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा केस के साथ तीसरे मकाम पर है। वहीं रूस 1 करोड़ 81 लाख केस के साथ चौथे नंबर पर है। और आइए अब नज़र डालते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात के जायज़े पर। दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है हिंदुस्तान एक मजबूत मईशत की जानिब गामज़न। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। मुल्क में सेमी कंडक्टर की मिल्कियत 2030 तक 100 की खपत 2030 तक 110 अरब अमरीकी डॉलर के पार होने की उम्मीद की जा रही है। अगली खबर भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही है, और ये सुर्खी जो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने बनाई है वो है अफ़गानिस्तान में हुए हमले के मुतालिक। काबुल में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ है जिसमें 10 अफराद के हलाक होने की खबर है। कई अफराद इसमें ज़ख्मी भी हो गए हैं, और कहा जा रहा है कि शायद हलाकतें बढ़ने का भी अभी अंदेशा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ।
रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही ये खबर है हमारे पास। अगली सुर्खी है राष्ट्रीय सहारा से और ये है सिख ग्रोह की हिम्मत और खिदमत को वज़ीर आज़म ने कामयाबी की कुंजी करार दिया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली में शदीद गर्मी का कहर, पूरा शुमाली भारत इस वक्त शदीद गर्मी से जद्दोजहद कर रहा है और फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा इससे राहत पाने का। येलो अलर्ट दिल्ली में जारी कर दिया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गर्मी का कहर लगातार जारी है शुमाली भारत में। अगली सुर्खी जो हमने ली है वो ली है हमारा समाज से और जुम्मतुल विदा की नमाज जो शुक्रोश खुशू खुशू के साथ अदा की गई। तो नाज़रीन, ये था उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब नज़र डालते हैं खेल की खबरों पर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 8वें दिन एथलेटिक्स मुकाबलों का आगाज़ हुआ, जिसमें जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के आरिफ अली ने मर्दों की 10,000 मीटर रेस में 30 मिनट 26.39 सेकंड का वक्त तय करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दूसरी जानिब बेंगलोर यूनिवर्सिटी की लक्ष्मी ने खवातीन की 10,000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। लक्ष्मी ने इस दौड़ को 35 मिनट 49.18 सेकंड में पूरा किया। इसके अलावा आज पूरे दिन टेनिस, रेसलिंग और शूटिंग, फेंसिंग वगैरह के मुकाबले भी मुनक़िद किए जाएंगे। इस मुकाबले में नौजवान खिलाड़ी बड़े जोश और जज्बे के साथ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। खेलों में मुसलसल नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। इन खेलों में बड़े खिलाड़ियों के शामिल होने से नए एथलीटों को भी तहरीक मिली है और काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी। बात करते हैं बैडमिंटन की। 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। उन्होंने चीन की बैंगझाओ को ज़बरदस्त मुकाबले में 21-9, 13-21, 21-19 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ सिंधु ने टूर्नामेंट में कम से कम कांसे का तमगा तो यकीनी बनाया है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट की 2 साल बाद वापसी हो रही है। इसे कोरोना की वजह से 2 साल के लिए मनसूख कर दिया गया था। सिंधु ने 2014 में कैमचून में खेले गए इसी टूर्नामेंट में कांसे का तमगा जीता था। ये बैंगझाओ के खिलाफ सिंधु की 8वीं जीत थी। दोनों के दरमियान तकरीबन 17 मैच खेले गए हैं। बैंगझाओ ने 9 मैच जीते हैं। सिंधु ने गुज़िश्ता 3 मैचों में बैंगझाओ को शिकस्त दी है। और इंडियन प्रीमियर लीग में जुमे को खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 20 रनों से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में लखनऊ सुपर जायंट्स की ये 6ठी जीत थी। इस जीत के साथ ही टीम पॉइंट्स इंडेक्स में 3रे नंबर पर पहुंच गई है। मैच में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर में डिकॉक के 46 और दीपक हुडा के 34 रनों की बदौलत 8 विकेटों के नुकसान पर 133 रन ही स्कोर किए। लखनऊ की जानिब से मोहसिन खान ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से इजाज़त लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।